मैनेजमेंट थ्योरीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में। तो जो क्लासिकल थ्योरीज थी, जो टेलर, फेयोल और वेबर की थ्योरीज थी, वो एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर और टास्क ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करते थे। वहीं पर जो न्यू क्लासिकल थ्योरीज थी, जो एल्टॉन मेयो और हॉथर्न स्टडीज था, वो जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे, ह्यूमन एलिमेंट पे, नीड और मोटिवेशन पे फोकस करते थे। वहीं जो मॉडर्न थ्योरीज थी, वो सिस्टम बेस्ड और सिचुएशनल अप्रोच को फॉलो करती थी। क्लियर? तो जो क्लासिकल थ्योरीज थी, वो अर्ली 1900 में आई थी। न्यू क्लासिकल थ्योरीज 1930 से 1950 के बीच में आई थी। वहीं पर जो मॉडर्न थ्योरीज थी, वो 1950 के बाद जो है वो थ्योरीज को डेवलप किया गया। तो यहां पर हम सिस्टम अप्रोच की बात करेंगे। क्लियर? कि सिस्टम अप्रोच में क्या कहा गया था। तो मॉडर्न थ्योरी में ही एक अप्रोच है सिस्टम अप्रोच। ये जो सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है, ये मॉडर्न थ्योरी का पार्ट है। और इस अप्रोच को, सिस्टम अप्रोच को, जो कि मॉडर्न थ्योरी के अंदर आता है, इसको डेवलप किया था चेस्टर, बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमर और उनके कलीग्स ने 1950s में। क्लियर? 1950s में मॉडर्न थ्योरी के अंदर सिस्टम अप्रोच को डेवलप किया गया था। क्लियर? तो सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था, ये जो चेस्टर, बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमर उनके कलीग्स थे, उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है और डिफरेंट पार्ट इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये अलग अलग पार्ट हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, और ये सब पार्ट जो है, ये जो जब सब डिपार्टमेंट है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो कौन रिक्रूट करके देता है, एचआर डिपार्टमेंट देता है। मार्केटिंग को एडवर्टाइजमेंट के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा। क्लियर? इसी तरीके से प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो पैसा कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा। क्लियर? तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो सारे डिपार्टमेंट, जो सारे एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इसी के लिए हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड पार्ट दैट मूव और वर्क टूगेदर। सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड पार्ट दैट वर्क और मूव टूगेदर। जैसे ह्यूमन बॉडी देख लीजिए, तो ह्यूमन बॉडी में सेवरल पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी में सेवरल पार्ट्स हैं, और ये सारे पार्ट एक दूसरे के कनेक्शन में जो है वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, और हर पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच, द होल ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, वर्किंग टूगेदर टू अचीव द कॉमन गोल। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, वो सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, और सब के सब मिलकर जो है कॉमन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो ये सिस्टम अप्रोच का मानना है। एग्जाम्पल के तौर पे डिपार्टमेंट्स हो गए, पीपल हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं भाई। कोई किसी का सुपर होगा, कोई किसी का सबऑर्डिनेट होगा, कोई किसी का बॉस होगा, कोई किसी के अंदर काम कर रहा होगा, कोई किसी को रिपोर्ट करता है। क्लियर? तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और ये सब मिलकर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट, इन सब इन्वायरमेंट से भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरेक्ट करता है। क्लियर? अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच, द होल ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, एंड इट इज अ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लोज सिस्टम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरेक्ट करता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी। पॉलिटिकल में कहीं पे कोई नया रूल आ गया, तो उसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। क्लियर? इसी तरीके से कहीं पर कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई, तो उसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर ने कोई अपनी पॉलिसी चेंज की, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो उसका भी इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है, ये ओपन सिस्टम है। तो अलग अलग पार्ट से बना हुआ है, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें सिस्टम अप्रोच की, तो सबसे पहला क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंस, यानी कि आइसोलेशन में काम नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन, ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये सब सिस्टम्स होते हैं जो कि आपस में रिलेटेड होते हैं, और किसी एक सब सिस्टम में चेंज होता है तो इसका इंपैक्ट बाकियों पर भी पड़ता है। जैसा कि हमने प्रोडक्शन की बात की, कि अगर रॉ मटेरियल परचेज ना किया जाए प्रोडक्शन द्वारा सही टाइम पे, तो फिनिश गुड्स नहीं बन पाएगा और कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर?
तो इंटरडिपेंडेंस, हर डिपार्टमेंट, हर जो सब सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। क्लियर? और एक में भी इफेक्ट होता है, एक में भी कोई चेंजेस होगा तो उसका इफेक्ट जो है दूसरे पे पड़ता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज ओपन सिस्टम। जो सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं और इनसे जो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करता है और इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? तो इसलिए ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है। क्लोज सिस्टम होता तो क्या होता कि जो अंदर लोग हैं, जो अंदर सब सिस्टम है, वही खाली आपस में इंटरेक्ट करते और उनका ऊपर जो है बाहरी जो भी इन्वायरमेंट फैक्टर है उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज किया, कोई नया रूल बनाया, उसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। कस्टमर की डिमांड, उसकी नीड, उसकी वांट्स का इंपैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। सप्लायर रॉ मटेरियल टाइम से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, रॉ मटेरियल ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, कम प्राइस चार्ज कर रहा है, उसका इंपैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट पड़ता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरेक्ट करता है, इसीलिए ओपन सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज सिस्टम नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है दैट इज बाउंड्री, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बाउंड्रीज होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट करता है दूसरे सिस्टम से। क्लियर? भाई हर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक दूसरे से सेपरेटेड होता है। तो यानी हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की बाउंड्री होती है। बाउंड्री होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो क्लोज हो गया, बाउंड्री होने का मतलब क्या हो गया कि वो सेपरेट है दूसरे सिस्टम से। क्लियर? नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? एक गोल होता है, हर कंपोनेंट जो है वो किसी ना किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट सब सिस्टम्स होते हैं और वो सारे सब सिस्टम्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और मिलकर जो है वो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। और जो नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट, जैसा कि ओपन सिस्टम वाले में हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंसिटिव होता है एनवायरनमेंट को लेकर। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उसका इंपैक्ट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। क्लियर? तो सिस्टम अप्रोच क्या कहता है? सिस्टम अप्रोच यही कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट सब सिस्टम से बना हुआ है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ये सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट भी करता है और उसका जो है इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। क्लियर? तो दिस अप्रोच हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम एज चेंज इन वन पार्ट विल अफेक्ट द अदर पार्ट। तो ये सिस्टम, जो सिस्टम अप्रोच है, ये क्या करता है? ये सभी जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट हैं, जो सब सिस्टम्स हैं, उनके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जो भी सब सिस्टम्स है, अगर किसी भी सब सिस्टम में चेंजेस होता है तो उसका इंपैक्ट बाकियों पर भी पड़ता है। और ये जो सिस्टम है ये ओपन ओपन सिस्टम है, यानी कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर का भी इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। क्लियर? जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को टाइम से परचेज ना करे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो टाइम पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है और एक में चेंज हुआ तो दूसरे में उसका इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर? तो मैनेजर्स फॉलोइंग दिस अप्रोच टू मैनेजमेंट कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल rather than considering various part of the organization separately। तो जो मैनेजर्स होते हैं जो इस सिस्टम अप्रोच को फॉलो करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल एंटिटी समझते हैं, वो अलग अलग पार्ट को अलग अलग नहीं कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से ये जो सिस्टम अप्रोच है ये मैनेजर्स को इस चीज को समझने में हेल्प करता है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो डायनेमिक होते हैं और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं और इसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ओपन सिस्टम है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ओपन सिस्टम है और इसके ऊपर ये जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसका इंपैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए किसके? सिस्टम अप्रोच के, कि सिस्टम अप्रोच को जो मैनेजर्स फॉलो करते हैं वो क्या समझते हैं और सिस्टम अप्रोच क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर। लेकिन जो सिस्टम अप्रोच है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे इट लैक्स यूनिवर्सलिटी, यानी कि इट इज सुटेबल फॉर द लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फॉर द स्मॉल कंसर्न, यानी कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, वो क्या है, वहां पर ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते नहीं है, वहां पे होलसेल कोई एक ही ओनर है, वही सारा काम किए जा रहा है। क्लियर? तो ये यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो इस सिस्टम अप्रोच को अप्लाई किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है मैनेजर द्वारा, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इसको मैनेजर द्वारा फॉलो नहीं किया जा सकता है। क्लियर? सिस्टम अप्रोच सेज दैट ऑल सब सिस्टम्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट बट टू व्हाट एक्सटेंट इट डज नॉट स्पेसिफाई, यानी कि ये जो सिस्टम अप्रोच है ये इस चीज को स्पेसिफाई नहीं करता है कि जो सब सिस्टम्स हैं वो आपस में किस एक्सटेंट तक
तक इंटर रिलेटेड हो, इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो एचआर डिपार्टमेंट पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, या फिर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है। तो किस एक्सटेंट तक डिपेंडेंट है वो भी सिस्टम अप्रोच क्लियरिफाई नहीं करता, उसको स्पेसिफाई नहीं करता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं सिस्टम अप्रोच के। क्लियर? तो सिस्टम अप्रोच सिंपल सा है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच whole organization is made up of subsystems which are interconnected and interdependent working together to achieve the common goal। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ओपन सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो सप्लायर हो, कस्टमर हो, गवर्नमेंट हो, इनका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। क्लियर? सिस्टम अप्रोच की तरह जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है मॉडर्न थ्योरीज के अंदर, दैट इज कंटिजेंसी अप्रोच। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरी नहीं है कि सेम टाइप की सिचुएशन हमेशा आए। यानी कि सपोज कि कोई एक कंपनी है, वहां पर कोई एक सिचुएशन आई और उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया, उसके लिए जो है उसी के बेसिस पे प्रिंसिपल बना दिया गया। तो अब जरूरी नहीं है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सेम सिचुएशन आए और सेम सिचुएशन आ भी गई तो सेम तरीके से उसको रिजॉल्व किया जा सके। जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और जो कि डिफरेंट होते हैं, अलग कंट्रीज हैं, अलग एनवायरमेंट है, अलग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, अलग टेक्नोलॉजी है। क्लियर? तो सब जगह पे सारे प्रिंसिपल्स जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेबल हो। तो कंटिजेंसी अप्रोच यही कहती है। कंटिजेंसी अप्रोच क्या कहती है कि कोई भी एक बेस्ट तरीका नहीं होता है मैनेज करने का। अकॉर्डिंग टू कंटिजेंसी अप्रोच देयर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? आकस्मिकता। यानी कि फ्यूचर में होने वाला इवेंट किसी को नहीं पता है कि कब कहां कैसे क्या हो जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइप की प्रॉब्लम आएगी ऐसा जरूरी तो नहीं है। और जब सेम टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मैनेजर सेम टाइप का प्रिंसिपल, एक कॉमन प्रिंसिपल, एक स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जो है थ्योरी का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकता है ना। तो यही कंटिजेंसी अप्रोच कहती है कि एक सही तरीका, एक बेस्ट वे जो है वो मैनेज करने का नहीं है। इंस्टेड द बेस्ट अप्रोच डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी कि मैनेज किस तरीके से करना है ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, टास्क हो, वो क्या है। क्लियर? तो जब जो सिचुएशन आती है उसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है। ये कंटिजेंसी अप्रोच कहती है। कोई एक बेस्ट वे नहीं है किसी भी चीज को मैनेज करने का। जब जो सिचुएशन आई उस सिचुएशन के वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही जो है उसको मैनेज किया जाना चाहिए। दैट इज कंटिजेंसी अप्रोच। मैनेजर्स शुड अडॉप्ट देयर अप्रोचेस बेस्ड ऑन सिचुएशन रेदर देन रिलाइंग ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल और सॉल्यूशंस। तो कंटिजेंसी अप्रोच क्या कहता है कि मैनेजर्स को जो है जो सिचुएशन आई है उसके बेसिस पे जो है अपने अप्रोचेस को डिसाइड करना है कि कौन सा अप्रोच उसको इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना कि किसी फिक्स्ड प्रिंसिपल या फिर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि लीडरशिप स्टाइल है, तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल किया जाए ये इस चीज पे डिपेंड करेगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्लियर? अब जब सपोज करिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं वो वेल ट्रेंड हैं, वो हाई परफॉर्मिंग टीम्स हैं, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज हैं, तो वहां पर आप जो है ऑटोक्रेटिक वाला जो है लीडरशिप स्टाइल वहां पर अपना नहीं सकते हो, बल्कि वहां पर आपको जो है डेमोक्रेटिक या फ्री रेन वाला स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा। क्लियर? तो लीडरशिप स्टाइल कब कहां कौन सा अपनाना है ये मैनेजर्स पे और ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? इसी तरीके से जो है प्रिंसिपल बना दिया गया कि जो मैनेजर्स है वो अपना जो काम है वो डेलीगेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, लेकिन कब डेलीगेट करना है कि नहीं करना है ये तो मैनेजर को डिसाइड करना पड़ेगा ना। आप सपोज करिए कि डेलीगेशन करना चाहिए, मैनेजर्स को बता दिया गया कि आपको अपना काम डेलीगेट करना चाहिए जिससे कि आप बाकी चीजों पर फोकस कर सको और जो छोटे मोटे काम है वो आप जो है अपने एम्प्लॉय को, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको दे सको। लेकिन आप सपोज करिए कि जिस जो मैनेजर है उसके अंदर जो एम्प्लॉय है वो अनट्रेंड है, वो ज्यादा भी एम्प्लॉय जो है हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय नहीं है या फिर ज्यादा उसको नॉलेज नहीं है, तो क्या मैनेजर उसको डेलीगेट कर देगा? नहीं डेलीगेट करेगा ना, क्योंकि अगर उसने डेलीगेट कर दिया तो काम जो है अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि डेलीगेट करना है कि नहीं करना है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपनाना है, कौन सा लीडरशिप स्टाइल नहीं अपनाना है। क्लियर? सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि जो डिसीजन मेकिंग है वो जो है डेलीगेट करनी है या फिर जो है सेंट्रलाइज रखनी है, डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है या फिर सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखना है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो यही कंटिजेंसी अप्रोच कहता है कि कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है मैनेज करने का एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन को। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर जो है वहां पर अप्रोचेस का इस्तेमाल करना चाहिए मैनेजर्स द्वारा। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरिंग मैनेजर्स टू एनालाइज सिचुएशन एंड अडॉप्ट स्ट्रेटजीज सच एज लीडरशिप स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये जो कंटिजेंसी अप्रोच है ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, यानी ये कहता है कि आपको
रिजिड नहीं होना है, मैनेजर्स को रिजिड नहीं होना है कि डेलीगेट करना ही करना है। नहीं भाई, अगर आपके अंडर जो एम्प्लॉय है वो सही से अच्छे से काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अनट्रेंड है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको डेलीगेट करिए। क्लियर? लेकिन अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है, एम्प्लॉय वेल ट्रेंड है, तो आप उसको डेलीगेट भी कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। ये मैनेजर्स के ऊपर जो है कहता है कि मैनेजर्स को जो है सिचुएशन को पहले एनालाइज करना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना चाहिए, अप्रोचेस को अडॉप्ट करना चाहिए। और इसी वजह से इस अप्रोच को हम सिचुएशनल थ्योरी भी कहते हैं या फिर सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। क्लियर? कंटिजेंसी अप्रोच को हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसी सिचुएशन है उसके बेसिस पे मैनेजर्स को अप्रोचेस को सिलेक्ट करना होता है, अप्रोच स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करना होता है, अडॉप्ट करना होता है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर कुछ की एस्पेक्ट्स की बात करें कंटिजेंसी अप्रोच की, तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या हो गया? सिचुएशनल, यानी इट डिपेंड्स मैनेजमेंट टेक्निक्स शुड बी टेलर्ड टू द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, यानी जो मैनेजमेंट टेक्निक है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। क्लियर? जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रोचेस थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाएगा मैनेजर्स द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि जो कंटिजेंसी अप्रोच है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल, स्पेसिफिक और अप्लाइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। क्लियर? वहीं पर जो नेक्स्ट एक्सपेक्ट है कंटिजेंसी अप्रोच का, दैट इज एक्सटर्नल फोकस, यानी कि कौन से सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर? तो जो मैनेजर्स है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी एनालाइज करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को मैनेज करते हैं। क्लियर? ये नहीं कि प्रिंसिपल ने ये हमें बताया गया, ये थ्योरीज बताई गई, ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, हम वही अप्लाई करेंगे। नहीं भाई, आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, लॉस चेंज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप पुराने वाला थ्योरीज जो है, पुराने वाला कॉन्सेप्ट जो है आज के टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो एक्सटर्नल फोकस भी होता है। वहीं पर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है दैट इज अडॉप्टेबिलिटी, यानी कि एम्फेसाइजेस दैट स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप स्टाइल मस्ट चेंज विद एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। अडॉप्टेबिलिटी यानी कि कंटीजेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लीडरशिप स्टाइल है, जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे चेंज होते रहना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना है। कंटीजेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर्स को रिजिड नहीं होना है, उनको फ्लेक्सिबल होना है, उनको जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस करते रहना है अपने स्ट्रक्चर में, अपने लीडरशिप स्टाइल में, अपने मैनेजमेंट स्टाइल्स में। क्लियर? तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं कंटीजेंसी अप्रोच के। पहला कि सिचुएशनल होता है, यानी कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट करने का तरीका है वो क्या होगा? वो सिचुएशनल होगा। सिचुएशन जैसा होगा उसके हिसाब से जो है वहाँ पर अप्रोचेस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी जो है यहाँ पर एनालाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है स्ट्रक्चर को, लीडरशिप को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं। क्लियर? तो 1950s और 60s में जो है फ्रेड फीडलर, जॉन वुडवर्ड, लॉरेंस लॉस, हर्से एंड ब्लैंचार्ड ने जो है इन्होंने डिफरेंट रिसर्चेज किया और उसी के बेसिस पे ये कंटीजेंसी अप्रोच जो है मैनेजमेंट का डेवलप हुआ था। क्लियर? तो कंटीजेंसी अप्रोच यानी कि कोई भी बेस्ट वे नहीं है मैनेज करने का, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से मैनेज करना है, कौन सा अप्रोच लगाना है, कौन सी स्ट्रेटजीज लगानी है मैनेजर द्वारा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।